वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी तैयारी हुई है, जो रिवाइज करके देंगे, और वो बैच जो अभी फर्स्ट टाइम अपीयर होगा। Yes, ma'am. तो इनको अगर आपको कोई गाइडेंस देनी है अलग से या कॉमन, तो क्या देना चाहोगे? तो जितना आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे उतना आपको उसमें कुछ नया मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अब इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे उनमें से भी हमने पॉइंटर्स निकाले जो जो इम्पोर्टेंट होते थे, उनको नोट डाउन किया। उसके बाद DPPs डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की है। आपको सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं डाला है क्योंकि आप उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और आप वहाँ से निकल सकते हो अपने विल के बेस। तो बी स्ट्रॉन्ग और निकल जाइए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका शर्मा। मुझे ये पॉडकास्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील भी हो रहा है, बहुत खुशी भी फील हो रही है। वो इसलिए कि PW UGC नेट ने अपने फर्स्ट ही बैच के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट की। आप सब जानते हो, दिसंबर 2023 में हमने अपना फ्री सार्थक बैच लॉन्च किया था। UGC नेट वर्टिकल फर्स्ट टाइम PW में लॉन्च हुआ। जनवरी 8 को हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हुआ और मैं एज अ मेंटोर अपने फर्स्ट बैच को हमेशा ये बोलती थी कि आप हमारा हिस्टोरिकल बैच हो, आप हमेशा याद रखे जाओगे क्योंकि आपने ही इस वर्टिकल की स्टार्ट की है। आप हमारी आन हो, शान हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ही में से कोई इंडिया का टॉपर निकल के आएगा। और मेरा तो ड्रीम था ही, और वो ड्रीम जो है वो सच किया, साकार किया हमारे स्टूडेंट ने, जिनका नाम है अनुराग सिंह राजपूत। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से नमस्कार, और PW और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो अनुराग, आपका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको, Yes, ma'am. बहुत धमाकेदार। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताते हुए बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया UGC नेट पेपर टू एजुकेशन में 218 का, और हाईएस्ट स्कोर गया 246, 100 ऑल इंडिया रैंक 1 अनुराग आपने लिया है। Yes, ma'am. और बहुत प्राउड हम फील कर रहे हैं। और आप भी जानते हो, ऑफिस आए हो, खूब Yes, चहल ma'am. पहल है, सब खुश हैं, सब खुश है मैम। और कितने सारे लोग। यस मैम, और मैम लग भी नहीं रहा है कि माने मैं कहीं नहीं जा आया हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अपनी ही फैमिली में वापस आया हूँ। बिल्कुल, आप हो इस सब फैमिली इतना में। कंफर्टिंग महसूस करवा रहे हैं, सब अपने ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप फैमिली का ही हिस्सा हैं, और मैं भी इस फैमिली का हूँ, आप सब भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल आप हो, आप तो हमारी प्राइड हो। Yes, आप ma'am. तो अभी आप जानते हो कि आप तो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 लेके UGC नेट एजुकेशन में छा गए हो, यस मैम। है ना? तो अब आप ये बताओगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? मैम स्ट्रेटजी सिंपल है, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो सबसे पहले आप फोकस करो सिलेबस पे कि आपको क्या पूछा जाएगा NTA के द्वारा, UGC के द्वारा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस को प्रिंट आउट में निकाल लिया। सबसे मैं इंपॉर्टेंट ये कहना चाहूँगा, आप प्रिंट आउट में सिलेबस अपने पास रखिए। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिलिमिट कीजिए। आप मार्कर से मार्क कीजिए कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैम भी एनालिसिस करवाते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, तो हमें उन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। आप सारी चीज़ों को लिमिट कीजिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ लेते रहते। आप ये मत सोचिए कि मैं प्रैक्टिस पहले रिवीजन करूँ फिर मैं प्रीवियस ईयर उठाऊँ, क्योंकि उसमें कभी कभी मैम ऐसा हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ रहे हैं और जब प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें उसमें नहीं दिखती। करेक्ट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ साथ आप डिलिमिट करते हुए अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहो। और मैंने वही किया, मैंने सिलेबस डिलिमिट किया, उसके हिसाब से पढ़ा और नोट्स भी उसी हिसाब से साथ कर। इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो वो दिमाग में तो रहती है, बट रिवीजन करने के लिए हमारे पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी। और हैंड रिटन नोट्स जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो अभी तो काम आएंगे, आगे आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं लाइफ में उनको अचीव करने में बहुत काम आएंगे। तो अनुराग, Yes, ma'am. आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी है ना, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये कई चीज़ें मुझे भी याद दिला देते हैं। अनुराग ने मुझे बताया कि मैम 8 जनवरी को आपने कोर्स हमने ज्वाइन किया था, पेड कोर्स। 8 जनवरी को अनुराग का बर्थडे भी होता है, और ma'am. 8 सितंबर को ही जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज हुई। जब हमें पता लग गया था, मुझे और अनुराग को पता था कि ये टॉपर जो है ये निकलने वाले Yes, हैं, ma'am. है ना। तो अनुराग,
इतनी कोइंसिडेंसेस हुए हैं। यस मैम। आपको क्या लगता है ये व्हाट इज द मीनिंग सिग्निफिकेंस कोर्स का, आपका बर्थडे, 8th डेट, मतलब यू थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंस मैम टू इट? 8 का तो मेरे जीवन में बहुत रहा है, क्योंकि मेरा बर्थ डेट भी 8 है। और करेक्ट। इवन मेरा जो बर्थ ईयर है उसमें भी 1998, तो 8 आता है। तो हाँ। 8 का सिग्निफिकेंस है। इवन मैम जिस रूम में मैं पेपर देने गया था वो भी हाँ। रूम नंबर 17 था। और- 1 + 7 8। हाँ। और जो मेरा टोकन नंबर बैक का था वो 26 था, वो भी 2 + 6 8। तो कुछ ना कुछ 8 का। और मैम ये साल भी 2024 यस। एड अप टू 8। करेक्ट। तो मैम 8 का तो सिग्निफिकेंस है, और बाकी आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, सबकी मेहनत है ये। मतलब कोर्स का जो 8 जनवरी को मैम स्टार्ट कोर्स भी एकदम 8 जैन को ही स्टार्ट हुआ, तो वो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट हुआ मेरे लिए इस साल। आपने हमें दिया है वो बर्थडे गिफ्ट, आपका तो है बट यू गिवन देम, यू गिवन इट टू अस। ओके। तो आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो सभी के लिए, यस मैम। और हर इंसान की सक्सेस तो सबको दिखती है, लेकिन ma'am. उसके पीछे की जो जर्नी होती है वो जाननी बहुत ज़रूरी होती है। यस मैम। तो आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आप कैसे यूजीसी नेट की तरफ आए, क्या आपकी पढ़ाई रही स्कूल की, कॉलेज की, आप बताइए। तो बेसिकली मैं मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ। मेरे पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, तो मैम वहीं पोस्टिंग लास्ट थी, तो वहाँ मेरा बर्थ हुआ। उसके बाद वहीं मैंने केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन थाने में एडमिशन करवाया पापा ने। वहाँ से मैं 1st to 6th तक मैं मुंबई में स्कूलिंग की है। उसके बाद यहाँ हमने शिफ्ट किया ड्यू टू फैमिली रीजंस। तो यहाँ मेरी स्कूलिंग 6th to 12th केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाज़ियाबाद में हुई। उसके बाद मैंने बीएससी परस्यू किया, जो कि था एमएच कॉलेज गाज़ियाबाद से। तो तब तक मेरा एम ये था कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि मेरे पापा भी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो मेरा भी एक मोटिवेशन था कि मैं भी आर्मी में ऑफिसर सर्व करूं। तो मैं उसकी तैयारी में था। इवन मैं सही बताऊं तो मैं इस फील्ड में उतना इंटरेस्टेड तब नहीं था, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। इवन CDS 2 बार क्रैक किया। फिर मैंने SSB भी दी। SSB देने के बाद मेरा कहीं ना कहीं उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग गया। इस चीज़ से मैं ये व्यूअर्स को बताऊंगा कि सेल्फ डाउट अपने आप को कभी मत करना, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बड़े तरीके से हैम्पर करता है। तो मैम उस टाइम मेरे 6 मंथ्स सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ में बदलने में ही चले गए। ये और 2019 की बात 2019 की। और इवन मैम उस टाइम पे मैं एक बुक को कोट करूंगा, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैम वो बुक मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी, भैया ने मुझे दी थी। उस बुक की स्टोरीज से मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ पोटेंशियल है वो हमारे अंदर है, बस हमें उसको चैनलाइज करने की दिक्कत है। तो मैम उसको मैंने चैनलाइज किया। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप बीएड कर लीजिए, बीएससी है। तो जनरली हमारे सर्कल में मेरे मामा हैं, वो भी टीचिंग लाइन में हैं, भैया 2-4 हैं वो भी टीचिंग, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसे बीएड करवा दो। तो मैम मैं बीएड में गया, तो स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं था, बट फिर धीरे धीरे मैंने अपना पोटेंशियल जाना, क्योंकि एक तो स्ट्रीम चेंज हुआ साइंस से एजुकेशन, तो वो भी एक स्ट्रगल की, साइंस का बच्चा सोशल साइंसेज में आया और बड़े बड़े आंसर लिखना, तो उससे कोप अप करते हुए फिर टीचर्स को मेरे पे भरोसा हुआ। फिर मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं इसी फील्ड में अपना परस्यू करता हूँ। फिर मैं एमएड किया, उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे सेकंड आया, सिल्वर मेडलिस्ट। और फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन परस्यू किया, फिर मैम मिले, पीडब्ल्यू फैमिली मिली, और रिजल्ट आपके सामने। ये तो है। ये तो आपने बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हुई। यस मैम। पॉडकास्ट से पहले हमारी कोई बात भी हुई थी, Yes, ma'am. काफ़ी डिटेल में। और मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को वो बताओ, क्योंकि जो स्ट्रगल्स होती है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो बेशक मैं हूँ, यस मैम। है ना, तो उसी तरह आप मेरे से तो शेयर कर चुके हो, बट उस कुछ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अनुराग, जो आप जानते हो कि इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से नहीं है। यस मैम। और बहुत सारे, हाउएवर पीडब्ल्यू में सबसे अफोर्डेबल कोर्स हम बना के देते जितना भी हो सके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते भी, स्टिल दे हैव यू नो दैट इशू। आपने कभी कोई ऐसा इशू फेस किया था? यस मैम, लाइफ में स्ट्रगल तो रहा ही है। एक टाइम था जब मैं 6th-7th क्लास में था, तो उस टाइम पे पापा की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो घर में भी इश्यूज़ थे, फाइनेंशियली इश्यूज़ थे, पढ़ाई लिखाई में रिसोर्सेज की कमी आ रही थी। तो उस टाइम पे फिर एक हमने वेजिटेबल शॉप पापा ने डाली, उसमें हम लोगों ने सुबह शाम तक मेहनत करते थे। और मैम हैंड टू माउथ सिचुएशन थी, तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सोच के चलना पड़ता था। बट उस टाइम पर भी हमें ये सिखाया गया कि आपको कैसे अपने फाइनेंसेस के साथ मैनेज करके, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना है लाइफ में। तो मैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपकी अगर कंडीशन, वैसे तो पीडब्ल्यू का जो बैच है वो बहुत ही अफोर्डेबल है,
जितना अफोर्डेबल बनाया जा सकता है इन्होंने बेस्ट टू बेस्ट उसको प्रोवाइड किया है आपको। बट फिर भी अगर आपको वो नहीं लगता है तो मैम ने भी जैसे बताया है अपनी वीडियोस में कई कि मैम ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए 15 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे क्रैश कोर्स एजुकेशन का दिया है। उसको भी अगर आप देखते हैं तो पेपर से पहले आप मान लीजिए आपका 60 to 70% बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद बुक्स हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हम हैं, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड रहते हैं, बट हम उसी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करके निकल सकते हैं ये हमें सबसे बेस्ट मैनेजमेंट सिखाता है। और वो टीचिंग लर्निंग जो आपकी उस फेज़ में निकल कर होगी वो आपको अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनाने में बहुत मदद करती है। तो आप अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते, कोशिश कीजिए कि आप बैच अफोर्ड कर लें, क्योंकि पेड बैच है, रेगुलरिटी बनी रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिटेल्ड में आपका सिलेबस कवर होता है। बट अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप 15 घंटे का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे मैम की तरफ से बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप देखिए। मैराथन सेशंस अटेंड कीजिए, यूट्यूब सेशंस भी मैम के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक्चुअली में बिल्कुल आपने सही बोला कि जो वो 15 घंटे वाला वीडियो है उसके पीछे का रीज़न आपने यस मैम। सही बताया, वो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। स्ट्रगल्स फाइनेंशियल होती हैं यस मैम। लाइफ में, हमने वो भी फेस की हैं, यस मैम। है ना? सब्जेक्ट चेंज करना, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है वो साइंस जब बैकग्राउंड। बिल्कुल आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में आए तो खुद को भी लगता है, बाकी भी कुछ सुना देते हैं, यस मैम, काफ़ी लोग है बोलते ना? हैं। तो स्ट्रगल्स को फेस कैसे किया और उससे उभर के कैसे आए? क्योंकि उभरना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बताओगे? मैम सेटबैक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सेटबैक आपको कमबैक का मौका देता है। एवरी सेटबैक इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। आप अपने माइंड, मैंने अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, अब नहीं हुआ, अब क्या करोगे, तो ताने मारने वाले आपको बहुत मिलेंगे। आपको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, क्योंकि जब तक सेटबैक लाइफ में नहीं आएगा तब तक जो कमबैक करने का मज़ा है वो भी नहीं आएगा। तो जब मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप चुपचाप उस फेज़ में मैम सुना। बहुत कुछ लोगों ने मेरे को डाउट किया कि आप, क्योंकि चीज़ें बाहर आती हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंटर्स दे देते हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया, कि आप क्या कर रहे हो। अभी भी मैम ऐसा है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक लोग पूछते थे कि आप कितने देर तक पढ़ोगे, अभी तक पढ़ते ही जा रहे हो, आप कब से पढ़ रहे हो, आपने कितनी डिग्री ली। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको कोई ऐसा मिले, क्योंकि हर दूसरा इंसान आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए तैयार है, भले ही उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, कम हो, तो जो आपको काम की बात लगे, काम की बात को सुनो, चैनलाइज करो, मानने लायक हो मानो, वरना हर किसी के पास नॉलेज है, पर विजडम किसी किसी के पास है। तो जो आपको विजडम दे सके उसकी बात सुनो और लाइफ में आगे बढ़ो। वही मैंने मैम किया। जो मेरे को अच्छे फ्रेंड्स मिले, मेंटर्स मिले, मैंने उनके विजडम से कुछ विजडम सीखा, और मैंने भी लाइफ को ये देखा है कि आप जितना कम केओस में फंसोगे उतना आप ज़्यादा अच्छे से बेटर इंसान बन के बाहर निकलोगे। तो कोई केओस बहुत फैला हुआ है आजू बाजू, उनसे भी आप दूर रहो, चीज़ों से बच के रहो। जितना आप बचे रहोगे उतना आप प्योर अपनी तैयारी की तरफ डेडिकेटेडली फोकस कर सकते हैं। आपने क्योस बोला, मतलब मैं जानना चाहती हूँ आप किस क्योस के बारे में बात कर रहे हो? मैम केओस बेसिकली जैसे मैं तो समझ गई हूँ, यस मैम, मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन आप मैम अपने केओस बेसिकली यहाँ पे है, जैसे कि हम यही वाला एक्सपीरियंस ले लें। हमारा 18 जून को पेपर हुआ, लीक हुआ, उसके बाद कई चैनल्स पे, कई जगहों पे बच्चों को बोला जा रहा है कि आओ हमारे साथ धरना दो, हमारे साथ जाके वहाँ पे स्ट्राइक्स करो। तो वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट की वजह से या किसी टीचर को फॉलो करने की वजह से उनकी बातों में आ गए। तो वो नेगेटिविटी आपको अपने अंदर नहीं लानी है। सिस्टम जैसा है वैसा ही चलेगा, बट आप उस सिस्टम में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो आपका आउटलुक है। मैम ने भी उस टाइम पे हमें यही समझाया कि केओस चल रहा है, हर तरफ चल रहा है, बट आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पेपर होगा, टाइम से होगा और फेयर स्क्वायर होगा। और वही हुआ। तो मैम हमने भी वही फॉलो किया। हमने सारे सोशल मीडिया साइट्स पे, या यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें भड़काने का काम हो रहा है, बच्चों को माने एकेडमिकली नहीं बताकर कि आप यहाँ आइए, हमारे साथ अपील डालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमने मैम रिजल्ट्स में भी वही देखा।
बच्चे परेशान थे कब तक आएगा, डेली मेंटली एग्जॉस्ट सब हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को साथ बहुत मेंटल एग्जॉस्शन इस बार हुआ है, बट हमें उस चीज़ से परसिस्टेंस सीखने को मिलती है कि जब हमें कुछ गाइडेंस मिल रही है तो हम उस भगदड़ में नहीं मचे कि हम भी उसी के पीछे जा रहे हैं जो हमें गलत जगह लेके जा रहा है। तो आपको गलत सही का वहाँ जजमेंट करके आपको उस केओस से दूर रहना। तो केओस से मतलब मैम वही है कि जो भी आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो आपको आपकी गोल की तरफ नहीं ले जा रहा, वो मेरे लिए केओस है। करेक्ट। और आपके रिसोर्सेज भी। यस मैम। और मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि अनुराग ने केओस के बारे में बात की, आप एक पॉइंट मिस कर चुके हो जो आप मुझे, आपकी मम्मी भी मुझे बता चुकी हैं और अच्छा। आप भी बता चुके हो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैम नो एक्टिवेशन। यस, सो ये भी तो केओस से दूर रहे हो ना। यस मैम, ये भी केओस। सोशल मीडिया साइट्स पे जितना आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से आप बेनिफिशियल रहोगे। जितना मुझे पता है आप टेलीग्राम पे बस एक्टिव रहते हो, और वो भी पढ़ाई के लिए। वो भी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो मेरे से बात हो रही थी अनुराग की कुछ 1 घंटे पहले, सुबह से हम लोग बात ही कर रहे हैं। Yes, अनुराग के मम्मी पापा भाई सब हमारे पीडब्ल्यू ऑफिस में आए और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे एक्सटेंडेड फैमिली मिली होती है। और हमारे भी ऑफिस के सब जितने भी स्टाफ होते हैं, सपोर्ट स्टाफ, फैकल्टीज, एवरीबडी इज एंजॉइंग देयर कंपनी। तो आपकी मम्मा मुझे बता रहे थे कि ये बहुत मेरा प्यारा सा बच्चा है और जो इनको बोलो ये वैसे करता है। yes, तो मतलब क्या है उसका डेप्थ, जो मम्मी इतना सॉफ्टली प्यार से आपकी तारीफ कर रही थी तो वो ऐसी क्वालिटी क्या है आपके अंदर? आप इंडिया के टॉपर बने हो। yes, मतलब तो, और मम्मी भी ऐसे बोल रही है, तो क्या क्वालिटी है वो? मैम बेसिकली ऐसा है कि मम्मी को था कि एक गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, तो सेकंड बेबी मैं आ गया। तो मम्मी का ये था कि हमेशा से कि मुझे कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए, और मुझे फिर मम्मी ने हर चीज़ में ट्रेन कर दिया, ऑलराउंडर हूँ मैं। करेक्ट। तो मम्मी की ट्रेनिंग की वजह से मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ डेली बेसिस पे जो काम होता है। और मम्मी जब बीमार हो जाते हैं तो उनके आप लुकआउट करते हैं, उनकी हेल्थ के, खाना बनाना और डेली जो घर में सबका काम होता है जो हमें सबको करना चाहिए, तो वही मैम उसमें हेल्प आउट करते हैं। और जो भी चीज़ें मम्मी बताते हैं, गाइड करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। मैं आप सबको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ और यही का ही है। मैं अनुराग की मम्मी के साथ काफ़ी टाइम से बैठे, हम सब बात कर रहे, इकट्ठे खाना खाया। तो ऑब्वियसली जो इन्होंने बताया वो तो बताया मैंने जो देखा वो ये था कि आई थिंक हम लोग ऑफिस में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने कुछ सामान उठाया हुआ था और मेरे हैंड बैग में था, लेडीज़ हैंड बैग में। और अनुराग बिल्कुल खुले आए और उन्होंने कहा मैम आप मुझे दो ना हैंड बैग। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि लेडीज़ हैंड बैग है, रहने दो आप, मैं पकड़ लूँगी। सो ही सेड नहीं, मैं मम्मी का भी पकड़ता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपका भी पकड़ूंगा। तो वो एक, मैं जो हमेशा क्लास में बात करती हूँ ना इक्वालिटी की, वो आपने मेरे को एक एग्जाम्पल दिखा दिया कि आप सिर्फ सुनते नहीं हो, आप करते भी हो। थैंक यू। और आपकी मम्मा को क्रेडिट जाता है जो इतने अच्छे संस्कार आपके अंदर बिल्कुल मैम डाले हैं। और बता रहे थे कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। yes, हर क्वालिटी, मतलब लड़कियों आपको मैं बता रही हूँ ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज एंड ही इज़ एन ऑलराउंडर। और पढ़ाई में तो देखिए है ही टॉप के। तो अच्छा अनुराग, जैसे स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं yes, तो इंजीनियरिंग से जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आप आए और आपने नेट और जीआरएफ की तैयारी किया, तो उसके अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, जैसे आपने डीलिमिटिंग द सिलेबस का, तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे कि डीलिमिटिंग से क्या मतलब था आपका, स्पेशली एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में? ओके मैम, डीलिमिटिंग बेसिकली है कि जैसे हम अगर अपना सिलेबस देखते हैं तो यूनिट्स में हमें टॉपिक्स दिए गए हैं डिफरेंट जिनसे क्वेश्चंस पुट अप करता है एनटीए टाइम टू टाइम। करेक्ट। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमें रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी करें तो हम जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हाईलाइट होकर आते हैं ऊपर जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉर्मेंट हो गए, उनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा टारगेट करके चलना है जिन टॉपिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मैम एजुकेशन में ही अगर देखें तो एजुकेशन में हमारा जो मॉडल है, करिकुलम मॉडल्स हैं, उनसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चंस फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिसर्च की यूनिट है मैम, रिसर्च की यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
और मैम यूनिट 1 जैसा कि आप हमेशा कहते हो ये तो किंग है, हाँ, yeah. इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस, तो मैम हमने अभी रिसेंट में भी देखा जैसे पैराग्राफ भी यूनिट 1 से Correct. पूछा है। तो कुछ यूनिट्स आपको ऐसी टारगेट करनी है जिनसे आपके 70 to 80% क्वेश्चंस बनते हैं। और मैम ये प्रीवियस एनालिसिस करके मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया कि वो यूनिट से आपके 70 to 80% क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डीलिमिटिंग से यहाँ यही मतलब है कि आप जो हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो टीचर्स बार बार गाइड करते हैं, उन टॉपिक्स को पहले आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सिलेबस को पूरा कंप्लीशन के पीछे जाना चाहते हैं, मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि नहीं जाइए, कि सिलेबस तो पूरा अथाह सागर है, आप उसमें डूबते ही चले जाओगे। तो आपको जितना स्मार्टली वर्क कर सकते हो उतना स्मार्टली वर्क करना है और अपने टॉपिक्स को डिलिमिट करके हॉट टॉपिक्स को पढ़िए, उनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल मैम घुमा के पूछते हैं। Yes. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करोगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको प्रोग्रेस ज़्यादा दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। तो अनुराग यही बोल रहे हैं कि एनालिसिस पे ध्यान दीजिए कि कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, किनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक चीज़ और थी अनुराग, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एजुकेशन एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, उसमें Yes, आपको ma'am. साइकोलॉजी भी पढ़ने को मिल रही है, सोशियोलॉजी भी, फिलोसफी भी, Yes, ma'am. एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी, इंक्लूसिव एजुकेशन भी, सब कुछ, टेक्नोलॉजी भी। ma'am. तो जब हम इन एरियाज के बारे में बात करते हैं जो अपने आप के अंदर एक सब्जेक्ट है, Yes, ma'am. तो उसके अंदर आप कैसे बोलोगे कि डीलिमिट उन एरियाज को कैसे करना है? एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। मैम एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूँगा, पहली बात तो एजुकेशन बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें हमें हर फील्ड की थोड़ी नॉलेज मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बट हमें ये समझना है कि कितनी डेप्थ किस टॉपिक की पूछी जा रही है। अब जैसे मैम फिलोसफी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हमें इज्म पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें आइडियलिज्म अपने आप में पूरी किताब है, करेक्ट, बट हमें उस डेप्थ तक नहीं जाना है। हमें आइडियलिज्म के एजुकेशनल, मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल ये कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, और वो भी वो जो फोकस में है। मैम ऐसे अगर हम आइडियलिज्म पढ़ें तो एक कोर्स तो आइडियलिज्म पे ही चला जाएगा, बिल्कुल, बट हमें उस डेप्थ में नहीं जाना है। हमें उसको डिलिमिट करने का मतलब है कि हमें इस डेप्थ तक पूछा जा रहा है तो हम उतनी ही चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको लगता है कि ये टॉपिक तो बहुत बड़े, कैसे कवर होंगे। तो कवरेज में हमें ये भी समझना है कि मुझे कौन सी चीज़ कितने डेप्थ तक फॉलो करनी है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और उन कॉन्सेप्ट में कितने डेप्थ तक हमें जाना है। मैम जैसे बुद्धिज्म का 12 वाले आए थे, 12 कॉजेस, अब उसमें भी उसके मैंने जब पढ़े तो उसके अंडर भी बहुत कुछ है, बट हमें वो 12 कॉजेस बस याद रखने हैं कि कहीं अगर वो पूछ ले तो हमें वो याद रहे। तो हमें ये समझना है कि हमें कौन सा टॉपिक कितने डेप्थ तक पढ़ना है और उसको वहीं लिमिट कर देना है। हमें उसको ये नहीं समझना है कि हम सारा ही कवर कर लेंगे, क्योंकि जितना डेप्थ में आप जाओगे वो और बढ़ता चला जाएगा। जिस स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म है मैम, वो भी आपने एक स्लाइड में भी बताए थे कि 3 हम पढ़ते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट वो 3 से हमारे काम आ रहे हैं। तो जो आपके काम आ रहा है उसको, सिलेबस को उतने तक ही पढ़िए, उतने डेप्थ तक उसको तैयार कीजिए। बिल्कुल सही बोला अनुराग ने। और नोट्स के बारे में भी आपने बताया, स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बारी पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, आप कैसे बनाते थे। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई मैं तो टीचर की सुनती थी, कुछ पॉइंट्स लिखती थी, घर जाती थी, किताब पढ़ती थी, फिर एक फेयर कॉपी बनाती थी, उसके बाद कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी और लास्ट में उससे रिवाइज करती थी। यस मैम। आपका क्या तरीका है नोट्स बनाने का? मैम मैंने पहले तो, मैं सिंपल बताऊँ तो मैं सिंपली डायरी में पहले नोट करता था, फिर मैंने इसके बारे में भी रिसर्च की कि नोट मेकिंग भी एक आर्ट है। करेक्ट। तो मैं क्या करता था, डायरी के पन्नों को एक लाइन बीच में 70-30 के रेशियो में बांट लेता था। तो 70 वाले पार्ट में मैं अपने जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस या जहाँ से भी पढ़ा वो नोट्स में बना लेता था। फिर जब मैं उसके क्वेश्चंस लगाता था तो वो जो 30% पार्ट था, अगर उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे कोई न्यू पॉइंट मिल रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे ऐड करता चला जाता था। और अगर वहाँ भी जगह भर जाती थी तो मैं स्टिकी नोट्स में कॉन्सेप्ट में बना के वहाँ लगा देता था। क्योंकि मैम जब हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करते हैं तो वो जब बड़ी बड़ी लाइंस पढ़ने में नहीं बनती, बट हमारे अगर पास कॉन्सेप्ट मैप्स हैं तो आप बस उस मैप को देख लो लास्ट टाइम पे, तो आपको पूरे का पूरा, क्योंकि पढ़ा आपने है, बस आपको एक रिफ्रेश पॉइंट चाहिए, तो आप उसको डायग्रामेटिकली, फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक जगह उसको बना लो और उसको फिर आप जैसे ही लास्ट टाइम पे देख के जाओगे तो आपकी क्लैरिटी अपने आप हो जानी है। तो मैम मैं इसी तरह से बनाता था। मेरी 2 डायरी बनी हुई हैं, हैंड रिटन नोट्स, और हैंड रिटन आप जितना नोट्स बनाएंगे उससे बेनिफिट मैं ये समझता हूँ
कि प्रिंट आउट से भी काम चल जाता है, बट जब आप हाथ से लिखते हैं तो आप उसको 2 बार रिवाइज वहीं ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। एक आपकी हैंड की मेमोरी चल रही है और एक आपकी माइंड की मेमोरी चल रही है। और अफेक्टिव डोमेन, 3 तो चीजें। तीनों आपके मिलके उसको आपकी परमानेंट मेमोरी में कहीं ना कहीं डाल देते हैं, और जब रिवाइज करोगे तो वो और बेटर तो बेटर होता है। करेक्ट, करेक्ट। आपने स्ट्रैटेजी की बात की, डिसिप्लिन कितने, मतलब रोज कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या आप रेगुलर रोज क्लासेस लगाते थे, नहीं लगाते थे? कितनी मौज मस्ती करते थे? मैम डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो डिसिप्लिन तो पापा की तरफ से खून में ही है। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि परसिस्टेंस अगर 1 घंटे की भी डेली है तो उस 1 घंटे को आप मेंटेन करके रहो। क्वालिटी ऑफ आवर्स क्वांटिटी ऑफ आवर्स को हमेशा बीट करते हैं। क्वालिटी इज़ एवरीवेयर ओवर क्वांटिटी। आप ये मत सोचो कि आप 8-10 घंटे दोगे तभी आपका होगा। अगर आपकी कैपेसिटी 4 घंटे की है, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 4 घंटे 5 घंटे अगर बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं कितना पढ़ लिया। तो मैं 4-5 घंटे, बट ये है कि आप परसिस्टेंटली वो 4-5 घंटे अपने दीजिए, आप स्किप मत कीजिए। बहुत इमरजेंसी आ गई अगर लाइफ में, कभी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो आप स्किप कीजिए, बट उसको भी आप कवर कर लीजिए। आप उसको 1 घंटे के अंदर बस रिवाइज कर लो उस दिन। माने डेली बेसिस पे आपको ये लगना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की है। करेक्ट। तो मैम उसके लिए मैं क्या करता था, फर्स्ट पेपर डेली बेसिस पे 1 लगाता था, हाँ। उसका एनालिसिस करता था, और फिर सेकंड पेपर 1 हफ्ते में 1 लगाता था, Correct. क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चंस होते तो एनालिसिस में टाइम लगता है, उसका एनालिसिस करता था। तो डेली बेसिस पे परसिस्टेंटली 1 घंटा 2 घंटा जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उसको दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी हैबिट फॉर्मेशन में आ रहा है। और जब वो हैबिट फॉर्मेशन डिसिप्लिन में चेंज होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ही बन जाएगा, और लाइफस्टाइल में जब वो चीज़ आ जाएगी तो आपको बर्डन नहीं फील होगा। तो आपको तैयारी में मज़ा आने लगेगा, और प्रोसेस में जितना मज़ा आता है तो फिर रिजल्ट उसके हिसाब से अपने आप ही आ जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेगुलरिटी इज वेरी यस इंपॉर्टेंट। मैम, स्किप कुछ नहीं करना है। क्लासेस भी रेगुलर कीजिए, नोट्स भी रेगुलर पढ़ते रहिए। 1 घंटा पढ़िए 2 घंटा पढ़िए, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। बस फोकस स्टडी ज़रूरी है और परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप आपकी फैमिली भी, आप मुझे बता रहे थे कि एजुकेशन बहुत सपोर्ट करते हैं। यस मैम। फैमिली का क्या रोल रहता है? मैम फैमिली का तो सबसे बड़ा रोल है। जब भी कुछ सेटबैक आता है या सेल्फ डाउट होने लग जाता है तो फैमिली हमेशा सपोर्ट में खड़ी है कि आप जो करना चाहते हो आप करो, आप किसी की मत सुनो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप खड़े रहो, हम आपके बैकग्राउंड में हमेशा खड़े हैं। तो फैमिली तो सपोर्ट, पूरा सपोर्ट दिया है फैमिली ने आज तक। अब मैं जो हूँ भी, मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ मैम, सब फैमिली की वजह से ही है। क्योंकि फैमिली ने जब भी मैं कहीं ना कहीं डाउन हुआ हूँ, क्योंकि लाइफ मैम फ्रीक्वेंसी वेव में है, तो लाइफ अप भी जाती है डाउन भी जाती है। तो डाउन में मैम फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मोरली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से, फाइनेंशियली, हर जगह से सपोर्ट किया। आपको पता है, जब मैं डिस्कस भी करती हूँ क्लास में, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली फीमेल्स। यस मैम। तो ऐसे में आप उनको कुछ गाइड करना चाहोगे? जो ऑब्वियसली हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में भी बात किया है, और उन लोगों को जिनको, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से जब बात करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, तो देर आर मे बी फैमिली इश्यूज़, तो उनको आप बताना चाहोगे जिनको फैमिली इश्यूज़ हैं और वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वो कैसे कोप अप करें? मैम उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी कंडीशन से आपको ही कोप अप करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आप लगे हुए हो वही आपके लेवल को बढ़ाएगा, और जिस दिन आप उस लेवल को पा लेंगे तो सब आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपने एंड गोल को दिमाग में रखिए, और उसकी परसिस्टेंसी के चक्कर में आप बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैम जब हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही ढूंढेंगे तो हम सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंट नहीं हो पाएंगे। अब सर्कमस्टांसेस वर्स से वर्स भी हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत वर्स कंडीशंस में तैयारी कर रहे हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, काफ़ी कुछ उन्हें मैनेज करना पड़ रहा है लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं यही कहूँगा कि आपने अगर इस चीज़ को चुना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो विल है कि मुझे अपनी कंडीशन को चेंज करना है। तो आप उस विल के सहारे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब वो आपका तैयारी जो होगी वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी तो आपकी सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी विल को मजबूत कीजिए। आप स्ट्रॉन्ग पहले से हैं, और आपको उस सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं डाला है क्योंकि आप उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, और आप वहाँ से निकल सकते हो अपने विल के बेस पे। तो बी स्ट्रॉन्ग और निकल जाइए। जैसे आपने भी बताया भी था कि जैसे रिलेटिव्स भी आपको
Yes, ma'am. बोला था कि इंजीनियरिंग के टाइम पे तो वह इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। Yes, तो ma'am. बट इवेंचुअली हम लोगों का रिजल्ट यही है कि नेगेटिविटी आएगी, लेकिन हीरो वही है जो उसको अवॉइड करे और आगे बढ़ता रहे। आगे बढ़ता जाए। एक्चुअली में वही होता है कि आप इतना इम्पोर्टेंट कि आप गिर के उठते कितनी बारी हो। Yes, गिरोगे ma'am. तो गिरोगे, लेकिन उठना बहुत ज़रूरी है। Yes, ma'am. है ना? तो अब हमारे ऑल इंडिया रैंक 1, आपका आगे का क्या प्लान है? मैम आगे का प्लान, लॉन्ग टर्म गोल तो प्रोफेसरशिप की जॉब है, और अभी तो फ़िलहाल मैं पीएचडी में एनरोलमेंट की तैयारी करूँगा, रिसर्च प्रपोजल्स बनाएंगे, और फिर जहाँ भी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनमें मैं एनरोलमेंट करूँगा, और उसकी तैयारी में बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन। तो आप ये बताओ, पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल का कुछ सोचा हुआ है? मैम पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल का एज सच अभी नहीं सोचा है। हम्म। एक मैंने बनाया था, उसमें मैंने मेटाकॉग्निशन और इमोशनल इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट एंड वन मोर वेरिएबल वाज देयर, तो वो मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे वो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगा है कि उसमें और काम हो सकता है। तो मैं 3-4 वेरिएबल्स अभी सर्च कर रहा हूँ, जिन पे मैं वर्कआउट करके एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के काम पे अब लगूंगा जाके। तो आप आगे फोर्स थॉट रखते हो, है ना? Yes, अभी ma'am. अभी अभी जेआरएफ हुआ है और पहले से इनका पता है इनको कि कौन से वेरिएबल्स चूज करने हैं Yes, ma'am. और किसके ऊपर रिसर्च करनी है, विच इज जस्ट अमेजिंग। तो यू नो मैं क्लास में ऑफन बोलती हूँ कि फार साइटेड विजन होनी चाहिए। Yes, ma'am. तो आई थिंक आप उसके बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हो। आप मैम आपने बोला है, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ, लेकिन वर्क करने वाले स्टूडेंट्स भी तो कम होते हैं ना Yes, आपके ma'am. जैसे। तो टीचर्स तो पढ़ाते हैं, अपने जी जान लगाते हैं, Yes, ma'am. लेकिन आपके जैसे फॉलो करने वाले बच्चे भी होने चाहिए। Yes, ma'am. है ना? तो हम, और आपके जो हॉबीज है, अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो क्या क्या हॉबीज? देखो पढ़ते तो सभी हैं, Yes, ma'am. एग्जाम में भी, है ना? जैसे अगर 3-4 महीने पढ़े तो शुरू के 2 महीने में चिल होके पढ़ाई होती है। Yes, ma'am. फिर थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इंटेंसिटी बढ़ती है। तो प्रेशर को कैसे कोप करते थे, कैसे एंटरटेन करते थे अपने आप को? मैम एंटरटेन करने के लिए हॉबीज़ में मेरे रीडिंग सबसे पहले हॉबी बनी, फिर रीडिंग करते करते राइटिंग का शौक़ लगा। तो जब भी मैं खाली टाइम में बैठा होता हूँ, मैं कुछ ना कुछ पोएम, 4 लाइनर्स, 2 लाइनर्स बना के लिखता रहता हूँ अपनी नोट्स में। तो मैंने काफ़ी पोएम्स लिखी हैं, तो वो मेरा एक रिलैक्सिंग मोमेंट है कि जैसे किसी चीज़ का बर्डन आ रहा है, कोई सिचुएशन लाइफ में आ गई, तो आप उसके ऊपर लिख लो, आप एक आर्टिकल लिख लो, जर्नल लिख लो, या कहीं भी उसको एक्सप्रेस कर दो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी आर्ट को भी बढ़ा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा रहा है। तो मैं उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। करेक्ट। तो मैं उससे एंटरटेन भी हो जाता हूँ, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आर्ट भी बनता रहता है। करेक्ट। रीडिंग है, राइटिंग है, और बाकी मैम एंटरटेनमेंट का शौक तो है ही। गेमिंग, आपकी मम्मा ने मुझे बताया कि आप गेम्स खेलते हो, वो भी बताओ सबको। यस मैम, मैम एक गेम है अभी जो पर्सनली डाउनलोड कर रखा है, उसी को खेलता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। फ्री टाइम जब मिल जाता है तो थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए गेम खेल लेते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ का बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक ही चीज़ के पीछे अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो तो वो भी गलत है। करेक्ट। आप कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मूवमेंट चाहिए, आप किसी से बात कर लो, किसी से शेयर कर लो, किसी के साथ बैठ के हंसी मजाक कर लो थोड़ी देर। तो कई बच्चे समझते हैं कि वो टाइम वेस्टिंग है, बट मैं ये कहूँगा बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए भी कुछ ना कुछ पॉइंटर्स चाहिए। तो मैं गेम खेल लेता हूँ, हाँ। या कुछ लिख लेता हूँ। जैसे दिस इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जैसे आपने शुरू में भी बोला कि लिमिटिंग योर रिसोर्सेज, Yes, लिमिटिंग ma'am. नॉट डिलिमिटिंग। सो मतलब वेदर इट इज योर टीचर, वेदर इट इज योर कोर्स, वेदर इट इज द नॉलेज दैट यू गेटिंग फ्रॉम, यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज, एंड एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। और इन्होंने चूज किया एक गेम विच इज़ वंडरफुल, Yes, विच ma'am. इज़ राइट। और जो राइटिंग होती है वो परगेशन ऑफ इमोशंस, उसको हम इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं, विच इज़ जस्ट अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल हैबिट्स। अच्छा, आप मेरे को कुछ इंस्टाग्राम का भी किस्सा सुना रहे थे कि आप इंस्टाग्राम क्यों यूज़ नहीं करते हो, तो बताओ सबको। मैम इंस्टाग्राम की मुझे एक बेसिक साइकोलॉजी ये लगती है कि कंपैरेटिव मार्केटिंग बहुत बढ़ गई है। अगर आप हैप्पी मोड में भी इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे मैं जनरली करता था, हाँ। तो उस पर एक सैड रील्स आने लग जाएंगी। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ पे कहीं ना कहीं थॉट करने लगोगे कि मेरी लाइफ भी कितनी दुखी चल रही है। हैप्पी हो फिर भी दुखी हाँ, लगेगा। मैं अपने आप को कंपेयर करने लगूंगा कि इनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, ये घूमने जा रहे हैं, ये यहाँ घूमने गए हैं, इनकी लाइफ में कितनी चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे सब अपना पॉजिटिव साइड ही शो करते हैं, तो आप उस कंपैरेटिव मार्केटिंग में नहीं जाते। तो मैंने मैम उससे बचने के लिए
उड़ा ही सिर्फ दिया। गेम को सिलेक्ट किया है कि हमें इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम इसीलिए उड़ा ही दिया। मैंने कहा कि कंपैरेटिव, मेरे दिमाग में कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली आता रहेगा तो मैं भी उससे परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैंने वो डिस्ट्रैक्शन ही हटा दिया। करेक्ट। तो अगेन लिमिटिंग रिसोर्सेज, वही कहते हैं कि जिस मन और आपका जो दिमाग है, हार्ट एंड माइंड, Yes, इट्स ma'am. इन वन डायरेक्शन, सो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पहले पूछा, अभी फिर आपका एंटरटेनमेंट वाला भी, सो इट कम्स बैक टू द सेम थिंग दैट द पर्सन हैज वेरी क्लियर फिक्स्ड चॉइसेस। Yes, और ma'am. वो फोकस होना बहुत जरूरी है, तभी Yes, आपको ma'am. चॉइस है ना, सक्सेस मिलती है। बहुत बढ़िया। तभी तो अच्छा अनुराग, आपके जो रिसोर्सेज थे, जो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़े? आप ऑब्वियसली आपने पेड बैच लिया। Yes, ma'am. पहले तो आप मुझे एक्चुअली में बताओ कि डज इट मेक एन इम्पैक्ट? आप जब रेगुलर क्लासेस लेते हो टाइम टेबल से, डज दैट मेक एन इम्पैक्ट? इसके अलावा आपने कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई की है? मैम, जब मैंने पेड बैच में एनरोल किया तो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहले 2-3 दिन पेड बैच को समझा कि इसमें क्लासेस किस हिसाब से होंगी, नोट्स आएंगे। तो मैंने नोट्स को भी वेरीफाई किया अपने लेवल पे कि ये मेरे हिसाब से हैं, डीपीपीज लगाई, क्वेश्चंस उसमें किस तरह के आ रहे हैं, आंसर्स कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो 2-3 दिन के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं गया, मैंने पेड क्लासेस ली, उनके नोट्स बनाए, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे उनमें से भी हमने पॉइंटर्स निकाले जो जो इम्पोर्टेंट होते थे, उनको नोट डाउन किया। उसके बाद डीपीपीस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए। और मैम जो बुक्स हैं, जो आपकी बुक है पेपर 2 यूजीसी नेट एजुकेशन की, एस चांद पब्लिकेशन की, मैम उसे पढ़ा। और मैम पेपर 1 के लिए मेरे पास पहले एक बुक थी, बट वो मैंने फिर बैच में, मुझे उससे मटेरियल अच्छा मिल गया, तो मैंने फिर बैच के मटेरियल पे ही अपना पूरा ट्रस्ट रख दिया। करेक्ट। पेपर 1 का तो मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने रिगरेसली पढ़ाई की है, रोज़ का एक पेपर आप Yes, ma'am. करते थे। और यही नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लियर थी। यस मैम। वो बेशक मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है, और कौन से टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड को कैसे क्वेश्चंस। 42 आउट ऑफ 50 इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ ह्यूमंगस। थैंक यू मैम। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। और एक और चीज़ आपने बोली कि नोट्स से भी मैं नोट्स बनाता था। Yes, ma'am. यही मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम नोट्स तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो अभी हमको अपने भी बनाने हैं। हाँ बिल्कुल बनाने हैं ना। यस मैम, अनुराग, बनाने हैं पक्का? 100%, क्योंकि हमारे नोट्स हमारे हिसाब से होते हैं। करेक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अगर अपनी चीज़ें लिखोगे तो उतनी ही जल्दी आप उसको समझ भी पाओगे। बने बनाए नोट्स वो किसी और के लिखे हुए हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए अपनी लैंग्वेज में, आपको जैसे समझ में आता है, क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका मैम अलग है। कोई कॉन्सेप्ट मैप से समझता है, कोई बुक से समझता है, कोई ऑनलाइन चीज़ों से समझ जाता है। तो आप उन नोट्स को अपने हिसाब से फॉर्म करो, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाए। और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसको रिवाइज करते रहो तो आपकी एक मेंटल इमेज उसकी आपके दिमाग में छप जाए। तो आप रिमाइंड भी करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है, उसमें यहाँ पे ये कंपोनेंट है, यहाँ पे। तो मैम विजुअलाइज भी हो जाता है जब हम Yes. नोट्स को रिवाइज करते हैं अपने हिसाब से। यस, कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स Yes, बना ma'am. के। वंडरफुल। तो ये रहा आपकी, आपने नोट्स का भी बता दिया स्टूडेंट्स को कैसे नोट्स बनाते हैं। और रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मैम रिवीजन का तो मैं कहूँगा, अगर प्रिपरेशन 50% है तो रिवीजन 100% है। क्योंकि रिवीजन जितनी बार आप करोगे किसी चीज़ का, मैम जब हम पढ़ते भी हैं, जो हम डोमेन्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है उसका सबसे ऊपर होता है नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। अब हैबिट फॉर्मेशन मैम किससे होगा? प्रैक्टिसिंग, रिवीजन। तो जितना आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे उतना आपको उसमें कुछ नया मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अब इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। मैम मैंने एक कॉन्सेप्ट को 3-3, 4-4 बार जब रिवाइज किया, मुझे हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया मिला। और उसको नई तरीके से याद करने का भी फॉर्मूला मिला। जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे क्रिटिकल पेडागोजी जब से मैंने सबसे पहली बार पढ़ी, तो वो मैंने नोट फॉर्म्स में बनाए, तो मैंने वो नोट्स याद करे। फिर मैंने जब उसको रिवाइज किया, मैंने कॉन्सेप्ट मैप बना लिया, फ्लो चार्ट। उसके बाद जब मैंने तीसरी बार रिवाइज किया तो मैंने उसको और छोटा कर दिया। तो मुझे तीसरी बार में समझ में आया कि मैं इसको ऐसे भी याद कर सकता हूँ। तो आप उसमें ट्रिक्स बना सकते हो, जितना आप रिवाइज करोगे आपको उतना समझ में आ जाएगा कि मैं इस चीज़ को कितने सिंपल वे में याद रख सकता हूँ। जैसे एथलीट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, जितना ज़्यादा स्किल को प्रैक्टिस करते हैं उतने रिफाइन होते चले जाते हैं। यस मैम। जैसे आप बने हो, है ना? तो आप इस पॉडकास्ट में आए। यस मैम। बहुत अच्छा लगा। जाते हुए
हमारे स्टूडेंट्स को कोई आप मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं अनुराग, वो बच्चे जिनको एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आप इतना कट ऑफ लेके गए हो हाई, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है, वो दैट आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर, बट वो बच्चे भी अपीयर होंगे, है ना, उन्होंने खूब अच्छे से मेहनत की है, नए स्टूडेंट्स भी अपीयर होंगे दिसंबर में, तो वी हैव अ मिक्स्ड बैच। वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी तैयारी हुई है, जो रिवाइज करके देंगे, और वो बैच जो अभी फर्स्ट टाइम अपीयर होगा। तो इनको अगर आपको कोई गाइडेंस देनी है अलग से या कॉमन, तो क्या देना चाहोगे? मैम मैं कॉमन गाइड यही दूंगा कि जो लोग पहले से तैयारी में हैं उनके लिए तो एक तरह से ये रिवीजन टाइम है, दिसंबर में पेपर होना है, टाइम पर होना है, तो आपने जो तैयारी की है, मैं मान रहा हूँ कि आपका पेपर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया, तो उससे आप 1-2 दिन अपने आप को टाइम दीजिए, आप उन चीज़ों से उभरिए और उसके बाद आप बैक टू अपनी तैयारी लग जाइए, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है कि आपके पास आपकी नॉलेज है, आपको उसको और रिफाइन करना है, आपको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आप 70-80% पे खड़े हो, आपको उसको ही वहाँ से बढ़ाना है, तो आप बस रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैराथन सेशंस कीजिए, जितना आप उसको और रिवाइज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मैं कहाँ कमी रह गई, उन चीज़ों को और अच्छे से करके दिसंबर का अटेम्प्ट कीजिए। और जो नए हैं मैम, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, जो टीचर गाइड कर रहे हैं, उनको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलिए। कोई रिसोर्सेज आपको इधर उधर अगर भटका रहा है, उसके पीछे बिल्कुल मत जाइए, जिसको आपने पकड़ लिया है उसको पकड़िए, रिसोर्सेज अपने लिमिट कीजिए और फोकस अपना गोल पे रखो, क्योंकि जितना आप इधर उधर दौड़ोगे, 3-4 जगह से करोगे, उतना आप फंसोगे, उतना आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बिना कन्फ्यूज़ हुए आप सिर्फ तैयारी पे फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टीचर के गाइडेंस के हिसाब से चलिए, एंड यू विल बी हियर वन डे। जैसे बिल्कुल सही आपने बोला, जैसे आप पेपर 1 का ही मैं बताती हूँ, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर, है ना, रिसोर्सेज के लिए भागते हैं, तो आपको बता दिया अनुराग ने कि ही वॉज वेरी फोकस्ड, दैट ही फॉलोड अ बुक, फिर इनको पता है कि वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हैं, इन्होंने अपना रजिस्टर फॉर्मेशन किया एंड ही फोकस्ड कि डीआई है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करो, Yes, ma'am. रिवाइज करो। तो बिल्कुल सही है कि लाइक बिकॉज पेपर 1 इज़ वाइड, तो इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, मेटाकॉग्निशन लगाया, फोकस किया, और आपने तभी 42/50 Yes, ले ma'am. लिए। और एजुकेशन में कितने लिए हैं? मैम 81 आउट ऑफ 100। 81 आउट ऑफ 100 या 99? मैम ये ड्रॉप वाला काउंट हाँ, करेंगे तो तो 99 बोलो ना फिर। इतना अच्छा स्कोर किया है। सबसे फेवरेट यूनिट कौन सी है? मैम रिसर्च। पक्का? पक्का मैम। मेरी कौन सी है फेवरेट यूनिट? मैम आपकी भी रिसर्च ही है। इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैम, मेरा पक्का? मैम मैं जब एमएड में आया था, हाँ। मैम मैं सही बताऊं तो मैं फिलोसफी के लेक्चर्स में सो जाता था, अच्छा। बोरिंग लगता था, बट रिसर्च का जब लेक्चर आता था तो एक साइंस बैकग्राउंड भी है, करेक्ट। तो वो एक कनेक्ट फील होता है। हाँ, yes. तो रिसर्च जब आता है तो माने एकदम सारे एनर्जी जग जाती है कि हाँ इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। और मैम रिसर्च ही फिर मेरा एमएड में भी फेवरेट, हाई स्कोर मेरा एमएड में रिसर्च में ही रहा। और उसके बाद यहाँ भी रिसर्च में मेरे को सबसे अच्छी यूनिट रिसर्च। और सेकेंड यूनिट उसके बाद? मैम सेकेंड यूनिट मैं कहूँगा कि मुझे ज़्यादातर इंक्लूसिव एजुकेशन पर्सनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमें जो चीज़ पर्सनल लेवल पे भी सिखाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में इंक्लूसिविटी इज़ द डाइवर्सिटी, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। और वो हमें जो मोरल सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में, एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन उसका बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ये मैं भी मानती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मतलब सभी को हम पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी नोबल हैं एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स। तो अनुराग, आप आए, हमें आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी फैमिली को मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आप स्टूडेंट्स को, हम सबको कुछ सुनाना चाहते हो, जो आप कहते हो कि आप लिखते बहुत हो, आपको शौक है, तो कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइंस जो आप हमें सुनाना चाहो? यस मैम, मैंने जब मेरा वो फेज़ था मैम थोड़ा डाउनफॉल वाला, तब मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो मैम इसका शीर्षक है कि आज तो तुझे उठना ही होगा। तो मैम स्टार्ट है कि रख कर अपनी तमाम इच्छाओं को एक पोटली में समेट कर
उठाना होगा उसे तुझे फिर अपने कंधों पर, अपनी मनोस्थिति को लपेट कर। बिखर नहीं सकता तू क्योंकि टूटा तो तू अरसे से है ही, अब बिखरा तो चूर हो जाएगा, यह अंतर मन को तेरे पता है भी। फिर क्यों उसे तू बार बार अपने विचारों के पंजों से खरोंचता है, छोटी छोटी खुशियों से वंचित कर हर बार कमियों को ही खोजता है। जब सामने पहाड़ आए तो तू उसे चढ़ना सिखा, जब आए दरिया अपार गहरा तू उसे तैर पार करना सिखा। ना डुबा उसे तू यूं ही सूखे हुए इन गड्ढों में, लगाए छलांग या भरे मिट्टी, ये परिस्थिति को ही चुनने दे। पर की स्थिति को तू मन पर हावी होने से रोकेगा, सारी इच्छाओं को अपनी तू कपास की भांति अपने अंदर ही सोकेगा। जय की हो चाहे प्रबल इच्छा या पराजय का असीम भय हो, कर ले इरादा अपना तू इतना पक्का कि सामर्थ्य पर अपने कभी ना संशय हो। जगा अपनी शक्ति को खोल कर मुट्ठी अपनी, अब तुझे समर में पग अपना धरना ही होगा। हो जाए चाहे चीर कितनी भी स्थिति तेरी, रोज स्मरण तुझे करना ही होगा कि आज तो तुझे उठना ही होगा, कि आज तो तुझे उठना ही होगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। आप इसको पब्लिश कराइएगा ज़रूर। बहुत अच्छी पोएम है एंड आई एम श्योर थैंक यू कि मैम। आपने अपने लिए लिखी थी, Yes, बट ये ma'am. हम सबके लिए एक लेसन की तरह आपने बताई है। आपको मिलके हमें ये भी एक आपकी जो बहुत प्यारी खूबी है Yes, पोइट्री अपने आप के अंदर, उसके बारे में पता चला। तो देखिए अनुराग जो है वो ऑल राउंडर है, फ्रॉम राइटिंग पोएट्री टू बीइंग अ गुड स्टूडेंट टू बीइंग अ वेरी गुड सन एंड टू बी बिलीविंग इन इक्वालिटी एंड डूइंग Yes, ma'am. एवरीथिंग। सो बहुत अच्छा लगा अनुराग, आप आए, आपको मिलकर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आप बहुत ऊंची ऊंचाइयां अपनी लाइफ में पाएं। मैं चाहती हूँ कि आगे कुछ सालों में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर नहीं, डीन नहीं, एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में मैं आपको देखना चाहूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरी प्रेयर्स, हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।